हेलो, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे जैव प्रक्रम की और दो तीन टॉपिक जैसे पाचन तंत्र है, ब्लड का है, ये अपन ने खत्म कर दिए थे। आज हम लोग लेकर आए हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है ना, क्योंकि परिवहन के अंदर उत्सर्जन, परिवहन, ये जो अपना था ना, मतलब उसके अंतर्गत ये सभी तंत्र आपके इंक्लूड है। अपन पादपों में भी परिवहन पढ़ेंगे, वो भी अभी बाकी है। तो बायोलॉजी लगभग आप देख लो परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह भी लेके आएंगे। मेन अपना जो टारगेट है वो है बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बायोलॉजी की ही होती है। ठीक है ना, तो देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए भाई, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक फोटो बना हुआ है। ठीक है ना, जो आपकी 10वीं की किताब के अंदर भी है, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड, फिर लिखा हुआ थाइमस। ठीक है, फिर लिखा हुआ आपके आमाशय। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, वृक्क, वर्षण और अंडाशय। वैसे आमाशय क्या कहते हैं उसको, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, तो ये ग्रंथियां है, नाम लिखे हुए हैं, एक बार देख लेना किसकी स्थिति कहाँ है कहाँ नहीं है। 10वीं की किताब का चित्र है। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब अपना यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। देखिए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन कम समय में इसको खत्म करेंगे। देखिए भाई, तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का नियमन लंबी अवधि के लिए नहीं कर सकता, अतः अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कोशिकीय क्रियाओं का नियमन करता है। कुल मिला के जो तंत्रिका तंत्र है वो अकेला कार्य नहीं कर सकता लंबे टाइम तक, इसलिए उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो सहारा कौन देता है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो नलिका विहीन होती है। ठीक है, और ये ग्रंथियां जो अपना उत्पाद है जिसको अपन हार्मोन कहते हैं, सीधा रक्त में प्रवाह करती है। ठीक है ना, तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर अपने शरीर के अंदर की जो कोशिकीय क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण और नियमन करते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है जो हार्मोन का स्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है तथा निर्मित हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है। ठीक है, अब देखिए, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया है? बेलिस और स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। एक शायद रक्त ग्रुप के अंदर एबी रक्त ग्रुप की खोज के बारे में मैंने शायद विनर नाम बोल दिया था लास्ट क्लास में, है ना। विनर नहीं है, वो अपना है डीका स्टूरली। ठीक है ना, वो वैसे मैंने वहां बता दिया था लेकिन फ्लो में। ठीक है ना, अब देखो, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन नाम है रे सिक्रेटिन। याद रखना, सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? सिक्रेटिन। ठीक है, कहां खोजा गया था? ग्रहणी की श्लेष्मिक जो झिल्ली है उसकी स्राव कोशिकाओं के अंदर। ग्रहणी की श्लेष्मिक कला, छोटी आंत का भाग होता है ना ग्रहणी। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का है ना। तो उस ग्रहणी की श्लेष्मिक कला के अंदर सबसे पहला हार्मोन खोजा गया किसके द्वारा? सिक्रेटिन के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्रेटिन हार्मोन है और ये बेलिस और स्टार्लिंग इन्होंने खोजा था। ठीक है ना, अब देखो, हार्मोन अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाला रसायन है। हार्मोन अंतरकोशिकीय, दो कोशिकाओं के बीच में संदेशों का परिवहन करने वाला क्या है? एक रसायन है। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। हार्मोन उत्प्रेरक, वैसे उत्प्रेरक नहीं कह सकते, लेकिन ये अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। ठीक है ना, अभिक्रिया के अंदर भाग तो लेते हैं लेकिन अभिक्रिया खत्म होने के बाद हाथों हाथ क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनको पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, और वैसे अभिक्रियाओं की गति नियंत्रित ये करते हैं। ठीक है ना, तथा रासायनिक क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोन उपापचयी प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं। हार्मोन उपापचयी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्रक्रिया है उसमें सीधे तौर पर भाग नहीं लेते। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा आज स्पीड रखेंगे।
अब देखिए भाई, हाइपोथैलेमस सबसे पहली, इसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलॉन, याद रखना हाइपोथैलेमस कहां स्थित है? डाईएनसीफेलॉन, और डाईएनसीफेलॉन खुद कहां है? थैलेमस के आधार पर। ठीक है, इसमें न्यूक्ली पाई जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के अंदर छोटी छोटी स्राव कोशिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का स्रावण करती है, उनको न्यूक्ली कहते हैं। लगभग सब में होती है। फिर इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन? पहला तो है मोचक हार्मोन, यानी जो वृद्धि करता है, जो कार्य को बढ़ाता है। पीयूष ग्रंथि को स्राव के लिए क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। मोचक है ना। यह पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्रवण को उत्तेजित करता है। अगर पूछ ले हाइपोथैलेमस का मोचक हार्मोन क्या करता है, तो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्राव के लिए उत्तेजित। पर्टिकुलर हार्मोन का नाम पूछ ले तो गोनेडोट्रोपिन, जीटीएच। फिर है निरोधी हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करता है? कम। और कौन सा हार्मोन? स्पेशली सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। फिर है पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है, मटर के दाने के समान। ठीक है ना। तथा सेला टार्सिका, इसको ना याद रखना रे। पीयूष ग्रंथि एक छोटी सी हड्डी की खोल में सुरक्षित रहती है, उसको कहते हैं सेला टार्सिका गुहा। ठीक है। दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष, पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को एडिनो हाइपोफाइसिस और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। अग्र पीयूष, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पश्च पीयूष। चलते हैं आगे। अग्र पीयूष, इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये हो गया आपके कौन कौन से? सबसे पहला है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन। एसटीएच वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ध्यान रखना निम्न में से वृद्धि हार्मोन है, ऑप्शन आ गया सोमेटोट्रोपिन। फिर है लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टोजेनिक, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है भाई? दूध में होता है ना। तो स्तन ग्रंथियों में दूध के स्राव को या उसको बनाने में सहायता करता है। कौन? लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल, स्तन ग्रंथि की वृद्धि करता है। फिर है थायराइड प्रेरक हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन। ठीक है। फिर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच। फिर मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच। अब देखो, जो पीयूष ग्रंथि है ना, अग्र पीयूष, उसके भी दो भाग है। एक तो है पार्स डिस्टेलिस, है ना, और एक है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस के द्वारा ये सब हार्मोन स्रावित होते हैं और पार्स इंटरमीडिया के द्वारा सिर्फ एक हार्मोन स्रावित होता है, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होने वाला एकमात्र हार्मोन, उसका नाम क्या है? तो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। कौन सा? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है। ये जो हार्मोन है ना, इसकी वजह से त्वचा पर तिल और चकत्ते बनते हैं और त्वचा के रंग का निर्धारण भी कौन करता है? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। पूछ ले त्वचा के रंग के निर्धारण में कौन है? तो मिलेनोसाइट हार्मोन। कौन है? मिलेनोसाइट हार्मोन। फिर देखिए पश्च पीयूष, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रोसिन का संग्रहण करती है। हाइपोथैलेमस द्वारा कौन कौन सारे? ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रोसिन का क्या करती है? संग्रहण, और अल्प श्रावण भी करती है। क्या करती है? अल्प श्रावण भी करती है।
ध्यान रखना, अल्प श्रावण भी करती है। उसके बाद सोमेटोट्रोपिन STH काम क्या रे, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब एक बात बताओ, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन कम होगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। अगर इसकी अधिकता हो गई बहुत ज्यादा तो शरीर का विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज। तो देखिए, अगर कम स्राव की बात करें तो बच्चों में क्या हो जाएगा रे, बोनापन, ठीक है, और वयस्कों में क्या हो जाएगा, सिगमंड रोग। वयस्कों में क्या हो जाएगा, सिगमंड रोग। ये उत्तक क्षय को कम करता है। भाई सीधी सी बात है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा तो उत्तक बनता किससे है, कोशिकाओं से ही तो बनता है, ठीक है ना। तो उत्तक क्षय को क्या करता है, कम। यूरिया उत्सर्जन में या मूत्र उत्सर्जन में क्या करता है, मदद करता है। कौन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। चलिए, उसके बाद अरे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ध्यान रख लेना रे, हार्मोन काम है वाला। GTH दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH। महिलाओं में अंडाशय के परिपक्वन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। महिलाओं में अंडाशय का परिपक्वन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित, मतलब महिलाओं में भी काम आ रहा है और पुरुषों में भी काम आ रहा है। कौन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन पुरुषों में एंड्रोजन नर हार्मोन को बढ़ाता है। क्या है, पुरुषों में एंड्रोजन नर हार्मोन को प्रेरित करता है और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। दो चीजें ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर देखो वेसोप्रीन, ठीक है ना, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन ADH। ये और भी कहीं पढ़ा था ना रे, ADH हार्मोन, ठीक है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। उदक में हूं रोग में पढ़ा था ना ADH हार्मोन, वेसोप्रेसिन, ठीक है ना, वेसोप्रीन नहीं है रे, वैसे कोई बात नहीं, वेसोप्रेसिन भी लिख सकते हो, वेसोप्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वेसोप्रेसिन उदक में हूं रोग में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। ADH हार्मोन एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अगर ये नहीं होगा तो अवशोषण नहीं होगा, बार बार पेशाब आएगी, तो उदक में हूं डायबिटीज इंसिपिड्स रोग उसको बोला था, ठीक है ना। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जनन हार्मोन बोलते हैं या दुग्ध निष्कासन हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, जनन हार्मोन या दुग्ध निष्कासन हार्मोन। फिर आगे चलते हैं। फिर अरे पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है रे, पीनियल। अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में पीयूष है तो उसको करना है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल। अगर पीनियल नहीं है तो कौन करेंगे, पीयूष, ठीक है। इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख और मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। ध्यान रखना, मस्तिष्क की तीसरी आंख और मस्तिष्क की रेत पीनियल ग्रंथि। मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है और यह मिलेटोनिन हार्मोन हमारे दैनिक लय, अपनी दैनिक जो क्रियाविधि है, सुबह जगना, ठीक है, काम करना वगैरह, ठीक है ना, इन सब का नियमन और क्रियान्वयन कौन करता है, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। जैसे मान लो सुबह 5 बजे उठने की आदत है तो डेली 5 बजे ही आंख खुलती है, ये कौन करेगा, मिलेटोनिन हो गया। फिर है थायराइड ग्रंथि, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। श्वास नली के दोनों ओर H आकार में होती है रे, इस प्रकार से, इधर और इधर, इस प्रकार से H आकार के अंदर होती है। T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन, क्या नाम है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, थायरोक्सिन हार्मोन। और T3 है ट्राई आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन T4, T3 है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है ना। जब कभी भी थायराइड की जांच करवाते हैं तो उसमें ये T4 और TSH, एक तो ये वाला
और एक TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। इन दो के आधार पर ही बताया जाता है थायराइड है कि नहीं है। जब इन दोनों को मिला दे तो नाम क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन। ये दो नाम याद रखो, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। फिर देखो कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड कोशिकाओं की, थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्रंथि, इसको परावटु ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर होती है, कहां होती है, पीछे की ओर। हो गया। पैराथार्मोन का स्रावण करती है। हार्मोन का नाम क्या है, पैराथार्मोन। अब इसका काम देखो रे, यह हार्मोन रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से टिटेनी और अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कमी से टिटेनी, हड्डियां कमजोर, अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां बाकी टेढ़ी, ठीक है। चलिए फिर अग्नाशय, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। कैसे देखो, अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्रावण करती है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, बहिस्रावी के रूप में पाचक रस, ठीक है। और इसका जो पाचक रस है उसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ध्यान रखना रे, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो पाचक रस स्रावित होते हैं उन पाचक रसों को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। पूछ सकते हैं पूर्ण पाचक रस किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। अग्नाशय में लैंगर-हैंस द्वीप समूह पाया जाता है। अब उसके अंदर कोशिका देखो रे, अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, ये मैं पहले बता चुका हूं पाचन तंत्र के अंदर। बीटा कोशिका इंसुलिन, गामा कोशिका पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन और एफ कोशिका पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, ये एक नया नाम जुड़ गया रे। चार तो मैंने बता दिए थे पाचन तंत्र के अंदर, इसको ध्यान रखना। एफ सेल्स यानी पीपी कोशिकाएं भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, पीपी कोशिकाएं। एफ सेल्स को क्या कहते हैं, पीपी कोशिकाएं। कहां होती है, अग्नाशय। अग्नाशय में भी लैंगर-हैंस द्वीप समूह के अंदर, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, क्या नाम है, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, हो गया अग्नाशय। आगे देखो, अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। अपना जो किडनी होती है उसके ऊपर टोपी के समान ये ग्रंथि रहती है, दो होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक, ठीक है। इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये वक्र के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। ये ग्रंथि आपातकाल समय में अधिक सक्रिय रहती है, ठीक है। आपातकाल का मतलब ये हो गया, मान लो कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, और आगे 5 फीट की कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो आप उसको कूद जाओगे। और ऐसे अगर कूदने को बोले तो नहीं कूद पाओगे। कारण क्या है कि इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है ना, एड्रीनलिन हार्मोन, उसको करो या मरो हार्मोन कहते हैं। यानी संकटकालीन स्थितियों में शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करके वो कार्य भी करवा देता है जो अपन सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकते। ओके, चले आगे। ओके, अब अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स या वल्कुट, उसका एक हिस्सा होता है मिनरेलोकार्टियाड्स और एक होता है ग्लूकोकार्टियाड्स। जो बाह्य कॉर्टेक्स हैं उसके दो भाग हैं, ठीक है ना, मिनरेलोकार्टियाड्स, ग्लूकोकार्टियाड्स, ठीक है। इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। इसकी कमी से एडिसन रोग होता है। ध्यान रखना, कौन है, मिनरेलोकार्टियाड्स। अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स, वल्कुट, ठीक है ना, बाहरी हिस्सा जो है उसका भाग है। और यह भी उसी का भाग है, ग्लूकोकार्टियाड्स। कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन का श्रवण होता है। ग्लाइकोजिनेसिस तथा ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ा था, दोनों चीजें पढ़ी थे। एक ऐसे चलता है, एक इसका विपरीत चलता है, ठीक है ना। ग्लूकोज पायरुविक में, पायरुविक वापस उसमें, समझ में आ गई ना। इसका उपयोग गठिया रोग तथा दमा में किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
गंठिया रोग तथा दमा में कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है या उसके निदान के लिए? ध्यान रखना, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, सोल और सोन है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि द्वारा लिंग हार्मोन का श्रावण भी किया जाता है, बहुत कम मात्रा के अंदर। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा एंड्रोजन का अल्प श्रावण, और अगर इनकी अधिकता हो जाती है इन हार्मोनों की, तो एक स्थिति पैदा होती है जिसको दीर्घलोपता कहते हैं। दीर्घलोपता मतलब शरीर के ऊपर जो अपनी स्किन है वहां पर बाल ज्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है। मेन स्त्रियों के अंदर होता है। अधिवक्र ग्रंथि के मध्यांश, वो तो था बाहरी भाग वाला, मध्यांश द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रीनलिन, एक तो है एड्रीनलिन, एक तो है एड्रीनलिन और एक है नॉर एड्रीनलिन। एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। चलिए, आपातकाल में इनका स्राव अधिक होता है। ये जो ग्रंथि है ना, इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। अधिवक्र ग्रंथि को क्या कहते हैं? 4S ग्रंथि कहते हैं। क्यों? स्ट्रेस, तनाव का नियंत्रण, शुगर, शर्करा का कंट्रोल खून के अंदर, सॉल्ट, लवण का कंट्रोल, और सेक्स रिलेटेड प्रोसेस यानी लिंगी जो क्रियाएं हैं उन पे कंट्रोल करने का काम भी कौन करती है? ये अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? 4S ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4S ग्रंथि किसको कहते हैं? अधिवक्र ग्रंथि को कहते हैं। फिर है वृषण। वृषण के अंदर देखो, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन नहीं है रे, एस्ट्रोजन को नहीं, एंड्रोजन बोल दो इसको। क्या नाम है? एंड्रोजन या एंड्रोस्ट्रोजन या एंड्रोस्ट्रोजन, दो चीजें है ना। वैसे तो मेन तो यही है। ये प्राथमिक लैंगिक हार्मोन है। वृषण, शुक्र नलिका, शिशन इनके विकास में सहायक, ठीक है ना। ये द्वितीयक लैंगिक हार्मोन है। मूछ आना, शरीर पे बाल उगना, आवाज का भारी होना वगैरह वगैरह वगैरह, मैथुन की इच्छा जागृत होना, ठीक है ना। ये कौन सा है? एंड्रोजन। फिर है अंडाशय। इसमें कौन कौन से? 3 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है? गर्भाशय, अंडवाहिनी का विकास, आवाज पतली होना, मासिक चक्र का प्रारंभ, मैथुन इच्छा का जागृत होना, यानी जो सेकेंडरी वर्क है वो करता है। फिर प्रोजेस्टेरोन, ये मेन है। जब कब देखना आप लोग, कभी कभी होता है ना भाई, जो लेडीज होती है वो प्रेग्नेंट बहुत लेट होती है, तो जब अपन जांच वगैरह करवाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इनके अंडे नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, या बनते हैं तो छोटे बनते हैं। तो ये जो हार्मोन है ना प्रोजेस्टेरोन, इसके इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है ना। बाहर तो 800-900 रुपए में आते हैं और गवर्नमेंट में ये फ्री में लगते हैं। तो इसके इंजेक्शन लगते हैं। तो ये क्या करता है? अंड का उत्सर्जन करने में सहायता करता है, उनकी साइज बड़ी करता है ना। तो महिलाओं के गर्भ धारण करने में हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। गर्भ धारण करने में हेल्प कौन करता है? यानी प्रसवता में हेल्प, यानी प्रसवता में हेल्प का मतलब गर्भ धारण करने में हेल्प कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रसवता और दुग्ध निर्माण में सहायक। फिर है रिलैक्सिन, प्रसव पीड़ा हार्मोन। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। क्या है? प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्रसव पीड़ा क्यों कहते हैं? कि जिस समय बच्चे का जन्म होना होता है 9 महीने के बाद, उस समय जो एक जोड़ होता है महिलाओं की, ठीक है ना, प्यूबिस सिम्फाइसिस, इस जोड़ का नाम क्या है? प्यूबिस सिम्फाइसिस। इस जोड़ को फैलाता है और जैसे ही जोड़ फैलता है बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है ना। तो ये है रिलैक्सिन हार्मोन। अगर ये ज्यादा होता है तो प्रसव पीड़ा कम होती है। अगर इस हार्मोन का स्राव कम होता है तो उस महिला को प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो हाँ, ये अपना जो मैटर था वो मैटर अपना कंप्लीट हो चुका है। कौन सा रे? अंतःस्रावी तंत्र का।
ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अंतःस्रावी तंत्र का मैटर खत्म हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, जितना आपको लिखाया है उसको अगर पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है ना, समस्या की कोई बात नहीं है। ठीक है, और अपने क्या कहते हैं उसको, कल नहीं परसों मॉर्निंग तक या परसों इवनिंग तक आपके बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। आज तारीख कितनी होगी, 1-2 है ना, कल या परसों तक बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजी की टेस्ट अपन लेके आएंगे। ठीक है, फिर कोशिश करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी निबेड़ने की, लेकिन ये एक टाइम अभी कम बचा है, तो आप लोग वीडियो देखने के बजाय अगर टेस्ट दोगे तो आपके बायोलॉजी के, लेकिन कोशिश करेंगे अपन, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले बायोलॉजी को शुरू किया, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री लोग पढ़ लेते, यहाँ पर क्या थोड़े टिपिकल वर्ड है, और मैटर छांटना कैसे है, क्या छांटना है, कैसे लिखना है, वो थोड़ा मामला मैटर करता है, इसलिए मैंने पहले इसको उठाया। ठीक है ना, और आप लोग देख सकते हैं कि बुक से ही पूरा का पूरा मैटर लिया हुआ है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। इसको पढ़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ है कि भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को, तो वो भी सब्सक्राइब करे चैनल को। ठीक है ना, और शेयर जरूर करे रहे एक बार। ठीक है ना, आप लोग जो भी रीट के अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं इसको शेयर जरूर करें। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में तंत्रिका तंत्र को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।